एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कि डबल लाइन रिपीटेड लैप जॉइंट के ऊपर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है स्टील सब्जेक्ट से। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जो आपको डायग्राम दिख रहा है वह है 2 लाइन या फिर डबल लाइन रिपीटेड लैप जॉइंट। दो स्ट्रक्चर मेंबर को जब आप इस प्रकार से जब ज्वाइन करेंगे और उसके बीच में जब रिबिट लगा देंगे तो जो जॉइंट फॉर्म होगा वो मेरा कौन सा होगा, लैप जॉइंट फॉर्म होगा। देखो 2 लाइन हैं और हर एक लाइन में कितने हैं, 3-3 रिबिट्स हैं। इसीलिए इस प्रकार के जॉइंट को मैंने क्या बोला है, डबल लाइन रिबिटेड लैप जॉइंट बोला है। इसके दोनों एंड पर टेंशन टी, कैपिटल टी काम कर रहा है। एक प्लेट की थिकनेस 10 mm है, दूसरी प्लेट की थिकनेस 12 mm है। दो अलग अलग थिकनेस वाली प्लेट्स को मैं रिबिट्स की हेल्प से जोड़ रहा हूँ, जो कि 25 रिबिट है। और इनके आपस में जो दूरी है वो 50 mm है, जिसको मैं पिच भी बोलता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ भी मैं अच्छे से मेंशन कर देता हूँ 50 mm, जो कि फोर्स के पैरेलल डिस्टेंस जो मेज़र करता हूँ मैं वो पिच है। मैं पहले भी लेक्चर बता चुका हूँ। और ये प्लेट की जो विड्थ है वो कितनी है, 200 mm। तो कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट और इफ़िशियंसी ऑफ द जॉइंट। इफ़िशियंसी का मतलब है दक्षता। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। तो अब कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात कर लेता हूँ, मतलब कि अनुमत प्रतिबल की बात कर लेता हूँ। तो टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट, मतलब प्लेट की जो अनुमत तनन प्रतिबल है वो सिग्मा टी बराबर आपको कितना लेना है, 0.6 टाइम्स एफ बाई, और 0.6 एफ बाई की वैल्यू 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ चुका है। परमिसिबल का मतलब है अनुमत, टेंसाइल मतलब तनन, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आने वाला है। तो अगला है मेरा परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस इन रिवेट्स, जो कि क्या है, अनुमत अपरूपण प्रतिबल जो कि रिवेट्स में होगा। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ सिग्मा एस से, और ये किसके बराबर है, 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर है हैंड ड्रिवन रिवेट्स के केस में। अगर आपने पिछले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों पार्ट्स को देख लेना, मेरा रिकमेंडेशन है, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, लेकिन और बेहतर समझने के लिए आप वो पहले 2 इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स ज़रूर देखें, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। तो क्वेश्चन में और क्या दिया है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिवेट, जो कि सिग्मा बी बराबर 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर है हैंड ड्रिवन रिवेट्स के केस में। मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, तो पहले प्लीज़ वो दोनों वीडियोस देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अभी तक तो हम क्वेश्चन के बारे में देख रहे थे, अब गिवन में क्या दिया देखो, डायामीटर ऑफ रिवेट्स, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल डी से, जो कि किसके बराबर है, 20 mm के बराबर है, ठीक है। ये रिवेट 25 दिया है, 25 का मतलब है 20 mm, और मैं इसको नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट्स भी कह सकता हूँ, दोनों बात एक ही है। अब बढ़ते हैं ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट्स, या फिर बोल सकते हैं डायामीटर ऑफ होल, मतलब जो आप होल करेंगे जिसमें रिवेट्स जाएगी उसका डायामीटर, जिसे मैं D0 से या फिर D0 से डिनोट कर रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा, D + 1.5 mm, सॉरी गलत हो गया है, तो D + 1.5 mm, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपका जो भी नॉमिनल डायमीटर होगा, जिससे आसानी से क्या हो, रिवेट चली जाए। तो ये मेरा निकल के आ चुका है 21.5 mm। तो 1.5 mm मैंने क्यों लिया, अगर प्लेट की थिकनेस 25 mm से कम होगी तो मैं 1.5 mm लूँगा, अगर 25 mm से ज़्यादा होगी तो मैं 2 mm ऐड करूँगा, ठीक है। तो प्लेट की चौड़ाई कितनी दी है, या फिर विड्थ ऑफ प्लेट, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल बी से, जो कि 200 mm गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहला अपन को क्या कैलकुलेट करना है, टीयरिंग या फिर रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। मैं इसके बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो रिकमेंडेशन है आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद में इस टॉपिक पर आइए। तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ P1 से, जो क्या है B - N D0 इंटू T इंटू सिग्मा टी। ये क्या है पूरा, ये है नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
जो क्या ग्रॉस सेक्शन एरिया में से अगर होल्स का एरिया आप माइनस कर दोगे तो आपको नेट सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। तो नेट सेक्शनल एरिया में आप जब स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी। देयरफॉर कैपिटल P1 इज इक्वल्स टू स्मॉल b की वैल्यू 200 mm पुट कर दी, माइनस n क्या लेना है, ये दो लाइन की तरफ किसी भी एक लाइन की तरफ से प्लेट क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो हर एक लाइन में कितने बोल्ट्स रिवेट्स है, सॉरी 3 रिवेट्स हैं हर एक लाइन में। तो मैंने n की वैल्यू कितनी रख दी है 3 और d नॉट की वैल्यू 21.5 रख दी है। और यहाँ पर मैं स्मॉल t की वैल्यू क्या ले लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग थिकनेस वाली प्लेट है, एक 10 mm एक 12 mm। तो जिस प्लेट की थिकनेस कम होगी उसको मैं उठा के रख दूंगा और इसमें पुट कर दूंगा फार्मूले में। तो n की वैल्यू 3 है और स्मॉल t की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई आपको 10 mm बताई थी। सिग्मा t की वैल्यू आपको क्या बताई है, जो कि गिवन है ऑलरेडी, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा t की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm²। तो सभी वैल्यूज़ को आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए और क्या आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 203250 न्यूटन या फिर 203.25 किलो न्यूटन। ये आपकी कैपिटल P1 की वैल्यू यानी कि टीयरिंग या रप्चर स्ट्रेंथ की वैल्यू आ चुकी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की अगली स्टेप की तरफ, जो है रिवेट वैल्यू या फिर मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, मतलब एक रिवेट की स्ट्रेंथ। ये दो पार्ट्स में निकलेगी। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा शियर में, इसीलिए मैंने लिखा है स्टेप का नाम इन शियर। और मैं क्या कह सकता हूँ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है मेरा ए शियर वाला है। तो इसमें क्या है, देखो अपना जो जॉइंट है वो कैसा है, लैप जॉइंट है। ठीक है, तो क्या है, सो नंबर ऑफ शियर प्लेन्स फॉर्म्ड एट रिवेट, जो शियर प्लेन्स फॉर्म होंगे लैप जॉइंट में वो कितने हैं, 1 है, मतलब एक शियर प्लेन फॉर्म होगा एक रिवेट पर। देयरफॉर कैपिटल P2 इज इक्वल्स टू π/4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस रिवेट का, इंटू परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा s। तो डी नॉट की वैल्यू पुट कर दी मैंने 21.5 स्क्वायर। सिग्मा s की वैल्यू क्या है, परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस इन रिवेट्स, मतलब कि 80 न्यूटन पर mm²। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो 29044.02 न्यूटन आ गया। 29.04 किलो न्यूटन मेरा P2 की वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि एक रिवेट का स्ट्रेंथ शियर में। इस सेकंड स्टेप के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है इन बियरिंग, मतलब कि रिवेट वैल्यू या फिर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालूंगा इन बियरिंग में, या फिर मैं बोल सकता हूँ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। तो इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं। तो एक रिवेट है, तो ये जो रिवेट है दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रही है, मतलब कि जोड़ रही है। इसके दोनों एंड्स पर कैपिटल T टेंशन काम कर रहा है। तो इसी टेंशन के कारण इस रिवेट के ऊपर बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, जो कि इसके सरफेस एरिया पर काम करेगी, जो कि क्या किसके बराबर होगा, इसकी प्लेट की थिकनेस का जब मैं इंटू कर दूंगा होल के डायमीटर से, तो उतने एरिया पर ये बियरिंग स्ट्रेस काम करेगी। तो कैपिटल P3 बराबर डी नॉट इंटू TP मैक्स, मतलब कि थिकनेस ऑफ द प्लेट जो भी मैक्सिमम हो, इंटू सिग्मा B, मतलब कि परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिवेट्स। तो 10 mm और 12 mm से कौन सी लेनी है, जो भी ज़्यादा हो वो आपको क्या करना है, TP मैक्स की वैल्यू लेना है। तो डी नॉट की वैल्यू मैंने पहले पुट कर चुका हूँ 21.5, TP मैक्स की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 12 mm, और सिग्मा B की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm²। हैंड ड्रिवन रिवेट के केस में इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 64500 न्यूटन या फिर 64.5 किलो न्यूटन P3 की वैल्यू। ओके, सो रिवेट वैल्यू या फिर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट ये किसके बराबर होगा, P2 और P3 की दोनों वैल्यूज़ में से जो भी कम वैल्यू आएगी तो वो मेरी क्या हो जाएगी, रिवेट वैल्यू या फिर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। तो P2 वैल्यू मेरी ये है और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और लिख देता हूँ 29.04 किलो न्यूटन। और P3 की वैल्यू मेरी क्या है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, जो कि क्या है 64.5 किलो न्यूटन ये वैल्यू है। इन दोनों में से कम कौन सा है, P2 की वैल्यू कम है और P2 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, रिवेट वैल्यू या फिर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। सो रिवेट वैल्यू बराबर 29.04 किलो न्यूटन। तो चलते हैं क्वेश्चन के स्टेप नंबर 3, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, मतलब कि जॉइंट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे।
कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय रिवेट्स, मतलब कि जॉइंट की स्ट्रेंथ जो है किसके कारण आएगी? रिवेट्स के कारण आएगी ना। तो जितने भी नंबर ऑफ रिवेट्स होंगे जॉइंट में उसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप रिवेट वैल्यू से, मतलब कि एक रिवेट की स्ट्रेंथ से जब सभी रिवेट कितनी है जॉइंट में 6 नंबर ऑफ रिवेट्स हैं तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया एक रिवेट की स्ट्रेंथ से 29.04 से, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ आ गया 174.24 किलो न्यूटन। ये कम होना चाहिए P1 से, मतलब कि टीयरिंग और रप्चर स्ट्रेंथ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और यहाँ पर ये कम आया है, इसका मतलब है हैंस ओके। तो अगला स्टेप मेरा क्या है? एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, मतलब कि एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता। तो जॉइंट की दक्षता क्या होगी? इसको मैं ईटा से नोट कर रहा हूँ। देखो मिनिमम जो भी वैल्यू आएगी P1 P2 और P3 में से डिवाइड करूँगा उसको मैं सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ या फिर यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, और 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए। ये जो ऊपर है यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट भी लिख सकता हूँ। तो एक तरीके से एफिशिएंसी को और लिख देता हूँ, ईटा इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, मतलब कि प्लेट की जो सॉलिड स्ट्रेंथ है बिना होल किए हुए, इनटू 100 का, और परसेंटेज में इफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। वेयर सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, तो ये इक्वल्स टू होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? बिड्थ ऑफ द प्लेट इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट इंटू यील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ पर बिड्थ कितनी है 200 mm, और थिकनेस क्या लेंगे हम 10 mm, और 12 mm से जो भी कम होगा, मतलब कि 10 mm कम है तो 10 mm मैंने पुट कर दिया। एफ आई कितना है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा पूरे को तब मेरा कुछ 5 लाख न्यूटन कुछ वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा जब किलोमीटर में तो मेरा आ चुका है 500 किलोमीटर वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू, जब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की वैल्यू 174.24 किलोमीटर में रख दिया और सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ 500 रख दिया, तो मेरा जो कुछ कैलकुलेट होने के बाद 0.3484 मेरा आ चुका है। तो इफ़िशेंसी जो है 34.84% मेरी इफ़िशेंसी आ चुकी है। इसका मतलब है 500 किलो न्यूटन का 34 या फिर 35% लोड ट्रांसफ़र कर सकता है ये जॉइंट इफेक्टिवली, है ना। अगर इसी बात को मैं अंग्रेजी में कहूँ, इंग्लिश में कहूँ, तो दिस जॉइंट कैन ट्रांसफ़र 34 और 35% ऑफ 500 किलो न्यूटन ऑफ लोड इफेक्टिवली। तो इसी के साथ में क्वेश्चन होता है एंड, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।